नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुप्लॉट डार्क हॉर्स में। चैनल पर यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचती रहें। NCERT कक्षा 9 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के अध्याय 1 का, जिसका शीर्षक है भौगोलिक खोज। इसके पहले हमें जान लेते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। शब्द इतिहास और अंग्रेजी शब्द कहानी दोनों लैटिन हिस्टोरिया से उत्पन्न हुए हैं, जिसका अर्थ है एक कथा या पिछली घटनाओं का विवरण। बचपन की कक्षाओं में हमें यह पढ़ाया गया है और हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहास की परिभाषा है इति मतलब बीती और हासिस कहानी, अर्थात पिछली घटनाओं का जो वर्णन है, जो विवेचना है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों घटनाओं का कालक्रमानुसार विवेचन इतिहास कहलाता है। इतिहास के कितने प्रकार होते हैं? तो इतिहास के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं: राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, राजनयिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, कला का इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, सैन्य इतिहास, धर्म का इतिहास, सार्वजनिक इतिहास, मानव इतिहास, मनोवैज्ञानिक इतिहास, विश्व इतिहास, चिकित्सा का इतिहास, समुद्री इतिहास। तो अभी तक हमने ये जाना कि इतिहास कालक्रम की घटनाओं का विवेचन है। तो क्या इन तथ्यों के आधार पर हम इतिहास लिख सकते हैं? तो इतिहास लिखने के लिए कुछ घटक हैं। तो मुख्यतः इतिहास लेखन के 3 घटक हैं। पहला, तिथि होना चाहिए। दूसरा, काल क्रमानुसार घटनाओं की विवेचना होनी चाहिए। और तीसरा, घटित घटनाओं का तथ्य हमें प्रस्तुत करना होगा। यदि ये 3 चीज़ हमारे पास उपलब्ध है तो हम भी इतिहास लिख सकते हैं। तो सवाल यह है कि इतिहास का इतना महत्व क्यों है? आखिर हमें इतिहास विषय पढ़ना क्यों चाहिए? तो इतिहास का ज्ञान मनुष्य को अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधारने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सुरक्षित भविष्य का निर्माण होता है। अर्थात इतिहास के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि भूतकाल में हमने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से हमारा वर्तमान इस प्रकार से है, और हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं है। जैसे कहा जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो समय रेखा है वो सीधी चलती है, किंतु हमारे सनातन के अनुसार जो हमारी समय रेखा है वो चक्र के रूप में आगे बढ़ती है और अपने आप को वापस दोहराती रहती है। आपने कई बार विद्वानों के मुख से यह सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यदि हमें पूर्व से यह जानकारी रहेगी कि बीते समय में हमने कौन सी ऐसी गलती की जिसके कारण हमारा वर्तमान इस प्रकार से है, तो हम भविष्य में फिर कभी उस स्थिति में वैसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इतिहास के स्रोत कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो इतिहास को साबित करते हैं। तो पहला जो स्रोत है उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के पुरातात्विक स्रोत में स्मारक और शिलालेख आदि आते हैं। इसके अंतर्गत भवन, घर, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, सिक्के, स्मारक, पत्थरों या दीवार पर लेखन, पेंटिंग, उपकरण, आभूषण, हड्डियाँ, धातुओं के टुकड़े और अन्य कलाकृतियाँ शामिल हैं। दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। इतिहास के साहित्यिक स्रोत हमें हमारे पूर्वजों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में सूचना देते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन काल में लिखा गया साहित्य, ग्रंथ, पुस्तक आदि जैसे वेद, पुराण आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब यह है कि इतिहास का वह क्षेत्र जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन्हें हम साहित्यिक स्रोत में डालते हैं। अब इतिहास के जनक के बारे में समझ लेते हैं। तो इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को मान्यता प्राप्त है। वहीं भारतीय इतिहास के पिता के रूप में मेगास्थनीज को मान्यता प्राप्त है, जबकि आधुनिक इतिहास का जनक वोल्टेयर को माना जाता है। अब हम अपने
विषय वस्तु पर आ जाते हैं कि भौगोलिक खोज पाठ हमारा था। तो सबसे पहले पाठ के शीर्षक को समझ लेते हैं कि भौगोलिक खोज से तात्पर्य क्या है। तो विश्व के कई ऐसे क्षेत्र उस समय थे, विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। यानी धरती थी उस समय, वहाँ पे लोग भी रहते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बारे में विश्व के अन्य लोगों को जानकारी पूर्ण रूपेण नहीं थी। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से ऐसे थे। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई या समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा, जिसे हम भौगोलिक खोज कहते हैं। यानी नए नए देशों को जब विभिन्न अभियानों के तहत खोजा गया विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो इन्हें हमने भौगोलिक खोज का नाम दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन भौगोलिक जो खोज हुआ इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला है कौतूहल की भावना। यानी जब हम एक बार थोड़ी समृद्धि पा लेते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि चलो पता करते हैं हमारे पड़ोसी कौन है, वो क्या करते हैं, उनकी आजीविका का आधार क्या है, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो इसी कौतूहल की भावना से ओतप्रोत होकर के हम अलग अलग देशों की खोज की ओर बढ़े। दूसरा है मानसून की जानकारी। अब तत्कालीन समय तक हमें मौसम के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, जिसमें सबसे बेहतर कार्य ये हुआ कि उस समय तक हमें मानसून के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। दूसरा है नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज हो चुकी थी। इन नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों में क्या क्या था? सबसे पहले हमारा कंपास है, जिसकी खोज उस समय हुई थी। दूरबीन, नक्शा, इस प्रकार से कुछ नवीन खोज थे जिन्होंने इस भौगोलिक खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहाजरानी में विकास हो चुका था उस समय तक। यानी पहले जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय से पहले तक जो जहाज हुआ करता था काफ़ी भारी भरकम हुआ करता था, और मानव का स्वभाव है कि वो नित्य नए नए आविष्कार करता रहता है। अपने कार्य को और अधिक सरल बनाने के लिए वो नित्य प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में जहाजरानी यानी कि नाव के क्षेत्र में भी बहुत अधिक रिसर्च किया गया और लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से हल्के नाव की खोज कर डाली। उस नाव ने भी इस भौगोलिक खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे आग्नेयास्त्र का ज्ञान, चूँकि ये सारा खोज जो हो रहा है ये महासागर के माध्यम से हो रहा है, जलयान के माध्यम से हो रहा है, तो उस समय समुद्री डाकुओं का भय लगातार बना रहता था। और जैसे ही आग्नेयास्त्र का खोज हो गया तो जो नाविक थे उनको अपनी सेफ्टी को लेकर के वो श्योर हो गए कि अगर हमारे ऊपर हमला होता भी है तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। आगे है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। कई रिसर्चर, फिलोसोफर, उन लोगों ने अलग अलग भौगोलिक ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया। पुस्तक के प्रकाशन के फलस्वरूप वह ज्ञान कई लोगों तक फैला और लोग यह जान पाए कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं और हो सकता है कि उनके अलावा भी और लोग हों। इसी कौतूहल की भावना ने भौगोलिक खोज को प्रेरित किया। स्पेन वासियों का उत्साह, चूँकि उस समय स्पेन एक समृद्धशाली देश बन चुका था और वहाँ के जो राजघराने थे उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप वहाँ के व्यापारी वर्ग में भी एक उत्साह था कि हम अपने व्यापार को आगे की ओर बढ़ाएंगे, अन्य देशों में जाएंगे, नए नए बाज़ार की खोज करेंगे और अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। व्यापार वाणिज्य का विकास ये भी एक प्रमुख कारण है।
जिसने भौगोलिक खोज को प्रेरित किया। नए बाजार की खोज ने भौगोलिक खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यापार नए नए बाजार के मिलने से फैलता है और इसी नए बाजार की खोज ने भौगोलिक खोज को एक नई दिशा प्रदान की। धर्म युद्धों का प्रभाव। तत्कालीन समय में धर्म युद्ध एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोग धार्मिक रूप से धार्मिक बातों पर लड़ जाते थे। चर्च का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। चर्च के प्रभाव को विशेष रूप से आप जानना चाहते हैं तो आपको स्पार्टन 300 नाम से एक मूवी आई थी, उसे आपको देखना चाहिए। उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे चर्च एक राजा के ऊपर, धर्म एक राजा के ऊपर प्रभाव डाल के राजा से कुछ भी कराने के लिए तत्कालीन समय में एक मजबूत दावेदार था। राजा की मजबूरी थी कि वो धर्म अनुसार ही चलेगा और धर्म की रक्षा के लिए ही वो सारा कार्य करेगा। राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष। अब जो भौगोलिक खोज का जो तत्कालीन कारण है वो है कुस्तुनतुनिया का पतन। जैसा कि आप ये नक्शे में देख रहे हैं, ये कुस्तुनतुनिया का नक्शा है और आप ये देख रहे हैं कि बीच में जो आपको रेड सर्किल में दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये यूरोप और अफ्रीका एवं एशिया के बीच एक चिकन नेक की तरह है। 1420 में कुस्तुनतुनिया का पतन प्रारंभ हो गया था और 1453 आते आते कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया तो ये चिकन नेक की तरह जो दिखने वाला भूखंड है ये तुर्कों के कब्जे में आ गया। और तुर्क तत्कालीन समय में एक लड़ाकू प्रवृत्ति के समुदाय हुआ करता था वहाँ पे, जिन्होंने इस रास्ते को बाधित कर दिया। अब यूरोप से एशिया एवं अफ्रीका की तरफ कोई भी व्यापार इस रास्ते होना दुष्कर हो गया और यह एक उत्प्रेरक की तरह काम किया कि अब या तो हमें व्यापार बंद कर देना पड़ेगा या हमें अन्य कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि हम विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के व्यापार कर सकें। जो अन्य उत्प्रेरक हैं उनके बारे में चर्चा कर ले तो सबसे पहले तो हमने चर्चा कर लिया कि मानसून का ज्ञान तब तक हमको हो चुका था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर दिया था। 1380 में अरबों ने कुतुबनुमा यानी कंपास का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसका यूरोप वाले ने भरपूर लाभ उठाया और इसकी सहायता से दिशा एवं दूरी का ज्ञान अर्जित करते हुए सुगमतापूर्वक यात्रा किया। कंपास की खासियत ये है कि ये हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है। इस कंपास ने समुद्री यात्रा के दौरान यात्रियों की भरपूर सहायता की और वो दिशा भटकने से बचते रहे। उस समय तक मानचित्र में एस्ट्रोलेब यानी अक्षांश बताने वाले उपकरण का खोज हो चुका था और उसकी कार्यप्रणाली में प्रॉपर सुधार भी हो चुके थे। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज बनाए थे। उस समय तक टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी की खोज हो चुकी थी। टॉलमी महोदय ने ज्योग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाविकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1410 में कार्डिनियल पियर डिएली ने यूनानी, लैटिन और अरबी स्रोतों के आधार पर इमेगो मुंडी नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कोलंबस को सामुद्रिक अभियान पर जाने की प्रेरणा मिली थी। टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी की खोज नाविकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1477 में प्रकाशित इस पुस्तक के द्वारा नाविकों को विभिन्न क्षेत्रों के अक्षांश एवं देशांतर को समझने और उनको भूगोल को जानने में मदद मिली। टॉलमी ने बताया कि दुनिया गोल है, यह तीनों महाद्वीपों
यूरोप, एशिया और अफ्रीका में विभक्त है। महासागर कम चौड़े हैं जिन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। इस जानकारी ने भौगोलिक खोजों को प्रेरणा दी। इसके पहले लोग ये मानते थे कि धरती पर जो भी भूखंड है उसके बगल के जो महासागर है उन्हें पार किया जाना संभव नहीं है। अब भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या निकले? तो सबसे पहला तो परिणाम यह निकला कि व्यापार वाणिज्य का विकास हो गया, क्योंकि हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि भौगोलिक खोजों का जो मूल उद्देश्य है वो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना ही है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी के पहले यूरोपीय व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के क्षेत्र में ही होता था। अब इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। व्यापार वाणिज्य अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्र से भी होने लगे। स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप लेने लगा। वैश्विक का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर अब व्यापार होने लगे। पहले जो व्यापार होता था वो क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है। अब इन खोजों के फलस्वरूप अब जो व्यापार हो रहा है वो आप देख लें, नक्शे के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि एक जगह से निकल करके कई देशों में व्यापार हो रहा है। ये अलग अलग देशों में व्यापार होना ही वैश्विक रूप कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले मुद्रा नहीं थी, तब व्यापार का जो माध्यम था वो वास्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। व्यापार वाणिज्य के विकास ने मुद्रा व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन से व्यापार में सुविधा हुई। प्रत्येक देश अपनी मानक मुद्रा जारी करने लगा। धातु मुद्रा के अतिरिक्त हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि को भी मुद्रा के रूप में प्रचलित किया गया। ये जो हुंडी है और ऋण पत्र है, इसका अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत विस्तार से करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि भौगोलिक खोज के कारण मुद्रा व्यवस्था का रूप में आया, और ना केवल मुद्रा व्यवस्था रूप में आया बल्कि हम लोगों ने हुंडी भी जारी किया, ऋण पत्र भी जारी किया, और इन्हें हम व्यापार के काम में यूज करने लगे। व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष हुआ। पहले जो व्यापार होता था वो मुख्य रूप से इटली के आसपास होता था। तो इटली उस समय काफ़ी समृद्ध देश था, लेकिन ये खोज हो जाने के बाद अब भूमध्य सागरीय व्यापारिक नगरों जैसे जेनेवा और वेनिस का महत्व घट गया। उनका स्थान पेरिस, लंदन, लिस्बन, लिवरपूल, ब्रिस्टल, एम्स्टर्डम, एंटवर्प इत्यादि ने ले लिया। ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत हो गए। भौगोलिक खोजों के कारण नए व्यापारिक शक्तियों का भी उदय हुआ, जिनमें अब चूंकि पहले सारा व्यापार मुख्य रूप से इटली के आसपास के क्षेत्र में होता था, तो इटली जो था एक समृद्ध देश था। किंतु जैसे ही भौगोलिक खोज हुआ और पता चला कि केवल इटली ही नहीं, इसके अलावा और भी भूखंड है जहां हम व्यापार कर सकते हैं, तो अब इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया। इटली के स्थान पर अब स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस ने यूरोपीय व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इनके द्वारा स्थापित उपनिवेशों से इनके व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। यहाँ पर एक शब्द है उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ ये हुआ कि हम अपने लाभ के लिए किसी अन्य देश को अपना गुलाम बना रहे हैं। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए हम किसी को बाध्य कर रहे हैं कि वो मेरे अनुसार कार्य करे। ये उपनिवेश कहलाता है। वाणिज्यवाद का विकास हो गया। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप बदलती परिस्थितियों में वाणिज्यवाद का विकास हुआ। विश्वव्यापी व्यापार के विकास ने पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजी से पूंजी को बनाने का काम। इसमें महाजन घरानों की भूमिकाएं प्रमुख थी। पूंजीवाद ने कीमती धातुओं के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ा दी। जैसे हमारे यहाँ है
सॉरी, हमारे यहाँ है कि जब हम थोड़ा सा कमा लेते हैं तो हम उस धन को संचित करना चाहते हैं। उस धन के संचय में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर निकल के आता है कि हम चाहते हैं कि उस धन को हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सोने में हम अपने पैसे को लगाएं, ताकि जब हम चाहें तब हम उस सोने को बेच करके पैसा प्राप्त कर लें। तो उस समय भी ऐसी प्रवृत्ति जन्म लेती है कि पैसा हमारे पास है, हमने व्यापार किया, पैसे से हमने पैसे को कमाया और फिर उससे हमने कीमती धातु खरीदा और ख़रीद करके हम उसको अपने पास पलट करके रख रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत आएगी, जब स्थिति विपरीत होगी तो हम उसे बेच करके वापस से धन अर्जित कर लेंगे और अपने व्यापार को फिर पूंजी प्रदान करेंगे। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से सोना चांदी की लूट आरंभ हो गई थी। अब ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। भौगोलिक खोजों का जो दूसरा कारण यह भी था कि ईसाई धर्म का प्रसार किया जाए और हमारी जो सभ्यता है, चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है और ये सारे भौगोलिक खोज जो है पश्चिमी गोलार्ध से किए जा रहे हैं, तो वहाँ का जो सभ्यता है उसे अन्य देशों में फैलाना, इसे हम पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कहते हैं। तो एक तो ईसाई धर्म को फैलाना है, दूसरा हमारा जो सभ्यता है यानी जो पश्चिमी जो सभ्यता है इसका भी प्रसार करना है। आगे जो प्रभाव पड़ा वो है दास व्यापार। भौगोलिक खोज हुए, व्यापार वाणिज्य का विकास भी हुआ और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था वो था मानव श्रम। क्योंकि उस समय जो हमारे यहाँ रोबोटिक्स हैं या अन्य जो मशीनरी काम के लिए जो मशीनें यूज की जाती है, भारी भरकम काम के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं, तो उस समय मशीनों का आविष्कार उतना हुआ नहीं था। तो जो सारा जो दारोमदार था वो मानव श्रम पे था, तो मानव श्रम का महत्व बढ़ गया। अब इसकी आपूर्ति के लिए नए खोजे गए देशों से, जैसे अमेरिका, अफ्रीका के मूल निवासी आदि जगहों से लोगों को गुलाम बनाकर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। इसे ही हम दास व्यापार कहते हैं। लिस्बन उस समय दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। अब व्यापारिक माल के स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगा। आगे है, चूँकि धर्मयुद्ध हो रहे थे और धर्मयुद्ध को टालने के लिए या उससे बचने के लिए भी राजा ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय दिया था ताकि चर्च से उन्हें मुक्ति मिल सके। तो इन खोजों के कारण राजा चूँकि मजबूत हो चुका था तो रोमन चर्च का प्रभाव कमज़ोर हो गया और अब धर्म सुधार आंदोलन द्वारा चर्च के दकियानुसी विचारों पर नियंत्रण लगना प्रारंभ हो गया। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये हुआ कि भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होने लगी। अब हमें पता चलने लगा कि विश्व के किस कोने में कौन सा देश है, वहाँ कौन सी जलवायु है, कौन कौन सी चीज़ वहाँ पाए जाते हैं और वहाँ की व्यापारिक व्यवस्था क्या है। इन सभी चीज़ों ने हमारे ज्ञान को बारंबार बढ़ाया। अन्य जो महत्वपूर्ण परिणाम हुए वो इस प्रकार से हैं कि जहाजरानी का विकास हो गया, नक्शा, कंपास, दूरबीन आदि आविष्कार हुए और उनका उपयोग भी बढ़ा। इनके उपयोग से जो हमारा समुद्री यात्रा है वो सरल हो गया। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों और विद्वानों का एक नया सामाजिक वर्ग सामने आया। पुनर्जागरण में इस वर्ग की भूमिका प्रथम थी। अब भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तर पर व्यापारियों, कारीगरों और मध्यम वर्ग का भी महत्व बढ़ गया। यानी भौगोलिक खोज से पहले जो राजघराने थे उनका प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन भौगोलिक खोज होने के बाद चूँकि व्यापार करने के लिए हमारा निम्न वर्ग ही आगे आएगा और जब निम्न वर्ग के पास अच्छे पैसे आ जाएंगे, पूंजी से वो पूंजी बना लेगा, तो उसका जो जीवन शैली है, जो उसकी जीवन शैली है उसमें विकास होगा। तो इस कारण दो वर्ग सामने आते हैं। पहला तो वैज्ञानिक और विद्वानों का वर्ग सामने आता है और दूसरा जो मध्यम वर्ग है उसकी उत्पत्ति भी बहुत ज़ोर शोर से होती है और मध्यम वर्ग का जो महत्व है वो अब बढ़ गया, क्योंकि मध्यम वर्ग ही बेचैनी में कहीं जाएगा कमाने के लिए,
राजा तो किसी जगह कमाने जा नहीं सकता है, राजा तो स्वयं व्यापार करेगा नहीं, वो किसी अन्य के माध्यम से व्यापार करवाएगा। तो जो पूंजी है, जो मुनाफा है, व्यापारी वर्ग के पास ज़्यादा अर्जित होगा। तो व्यापारी वर्ग जब समृद्ध हो जाएगा तो उसका महत्व समाज में बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया है कि व्यापारी, कारीगरों और मध्यम वर्ग का महत्व बढ़ गया। भौगोलिक खोजों का महत्व क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आधुनिक युग का आगमन हो गया। यानी पहले जब हम पुराने जीवन शैली में जी रहे थे, पुराने तौर तरीके को आजमाते हुए जीवन जी रहे थे, तो उनसे अब हमें छुटकारा मिला। हम धीरे धीरे अपने आप को मॉडर्न करने लगे। आधुनिक युग का आगमन हो गया। यूरोपीय यात्रियों के विवरणों से यूरोप वालों को भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विषय में जानकारी मिली। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य और चीन के कुबलई खान ने पूरब के वैभव से यूरोप वासियों को परिचित कराया। परंतु भौगोलिक खोजों के बाद ही इन दो देशों से अधिक घनिष्ठ संबंध बने। परिचय हमारा पहले हुआ और इस परिचय के होने के कारण ही लोगों की लालसा बढ़ी कि नहीं, वो एक समृद्ध देश है, वहाँ पर एक समृद्ध देश है और हमें किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच के अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने अंधकार युग का अंत कर आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भौगोलिक खोजों ने अंधकार युग का अंत कर आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। पूरब और पश्चिम का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध बढ़ा। पूरब यानी कि पूर्वी गोलार्ध में बसे हुए देश और पश्चिम यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में बसे हुए देश, यानी अब ये दोनों गोलार्ध व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से संबंध बनाने लगे और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान इन्होंने प्रारंभ कर दिया। साथ ही पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। पूंजीवाद का मतलब है पैसे से पैसा कमाने की प्रवृत्ति, और उपनिवेशवाद का मतलब है कि उसी पैसे से किसी अन्य देश को गुलाम बनाना या अन्य देश को अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए गुलाम बनाकर यूज करना। और साम्राज्यवाद का अर्थ है कि साम्राज्य में लगातार वृद्धि करना, जैसे एक राजा दूसरे राजा को हरा करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, फिर वो किसी और को जीत करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, यानी साम्राज्य में वृद्धि करना साम्राज्यवाद है। पूंजी में लगातार वृद्धि करना पूंजीवाद है। उपनिवेशवाद का मतलब है कि अब एक कल्चर बन गया कि अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग देशों को गुलाम बना के रखना, और जो जितने ज़्यादा देशों को गुलाम बना करके रखेगा वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल है। यूरोप का प्रभाव शेष विश्व पर बढ़ गया, क्योंकि ये सारे जो खोज हो रहे हैं, इन सारे खोज के पीछे कहीं ना कहीं यूरोप है, और यूरोप की ही विभिन्न शक्तियों के माध्यम से ये सारी खोज की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका संपूर्ण लाभ जो है यूरोप के देशों को ही मिलेगा। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक युग का आगमन कर दिया। पुनर्जागरण का मतलब है कि हम किसी सोच में थे, किसी अन्य ही जीवन शैली में जी रहे थे, और अचानक से हमने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर दिया। तो अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना पुनर्जागरण कहलाता है। अब ये परिवर्तन किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है। आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने स्टाइल को चेंज करना पुनर्जागरण है। धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने स्टाइल को चेंज करना धार्मिक पुनर्जागरण है। तो वहीं कह रहे हैं कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव ये हुआ कि पुनर्जागरण हुआ और धर्म सुधार आंदोलन हुए, यानी अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग बुराइयां थी उनको हम लोगों ने सुधार करना प्रारंभ कर दिया। अब ये सुधार हुआ क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा था कि पूरब के देश पश्चिम के देश के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा रहे हैं।
अब इन मेलजोल के साथ होता ये है कि हम आपके यहाँ गए, आप हमारे यहाँ आए, तो हमने आपकी अच्छी बातों का अनुसरण किया और उसके बाद हम उसकी विवेचना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये इस तरीके से होता है, तो मेरा वाला अच्छा है या आपका वाला अच्छा। तो जो अच्छा है, जो हमारे हित में है, उसको हमने एडॉप्ट किया। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन कहता है कि धर्म में, आपके धर्म में जो बेहतर है उसे हमने अपना लिया, हमारे धर्म में जो बेहतर है उसे आपने अपना लिया और हम दोनों का भला हो रहा है। यही धार्मिक सुधार आंदोलन है। हमारे धर्म के अंदर की जो कुरीतियाँ हैं उनको हम बदलने के लिए जब कोई आंदोलन करते हैं तो उसे हम धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक युग का आगमन कर दिया। अब आइए जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो आपको गलत बताया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, आपको गलत बताया जा रहा है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए नए मार्ग की खोज की थी और ये रहा वास्को डी गामा के भारत आने का मार्ग। सबसे पहले वो पुर्तगाल से चलता है और पुर्तगाल से आने के बाद वो रास्ते में अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप के पास रुकता है, जहां वो गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में केरल के कोझीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जहां उसका स्वागत वहां के तत्कालीन राजा जमोरिन के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, भारत कोई गुम नहीं हुआ था, वो कहीं भूला नहीं गया था। भारत आने के लिए नए मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। 8 जुलाई 1947 को वास्को डी गामा अपने यहाँ से चलता है और 20 मई 1498 को भारत पहुँचता है। 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और 20 मई 1498 को केरल के कोझीकोड जिले के कालीकट, वर्तमान तत्कालीन समय में कापड़ गांव पहुंचा। कुछ महत्वपूर्ण खोज जो उस समय हुए थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज उत्तमासा अंतरिक्ष, जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते थे, आज भी जानते हैं, उसकी खोज की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिगो वेस्पुसी, इन्होंने अमेरिकी महाद्वीप तथा 1498 में वास्को डी गामा में भारत के न्यू मार्ग की खोज की थी, भारत आने के नए मार्ग की खोज की थी। भारत का खोज इन्होंने नहीं किया था। न्यूजीलैंड को सबसे पहले डच नाविक एबेल तस्मान ने 13 दिसंबर 1642 को देखा था, परंतु पहली बार इस पर कदम रखा ब्रिटेन के कैप्टन जेम्स कुक ने 1769 में। आइए समझते हैं, ये है वास्को डी गामा। ये हमारे कोलंबस है। ये ध्यान रखेंगे, दिया गया है कि सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीप का पता लगाया। उसके बाद आगे है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला, इन्होंने राजकीय प्रशय देते हुए भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया था। कुछ अन्य जगह और खोजी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंटार्कटिका की खोज की थी नथेनियल पाल्मेर ने। अरब का खोज किया था कस्टर नीबूड ने। ऑस्ट्रेलिया तस्मान, न्यूजीलैंड तस्मान। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे। कांगो नदी
HM स्टैनली, केप ऑफ गुड होप, यहाँ बाय मिस्टेक गलत हुआ है, बार्थोलोम्यू डियाज। ग्रह गति का नियम कैप्लर ने दिया था। ग्रीनलैंड की खोज नानसेन। चीन मार्को पोलो। जापान सेंट फ्रांसिस जेवियर। तस्मानिया तस्मान। दक्षिण अमेरिका कोलंबस। दक्षिणी चीन निकोला डी कोंटी। दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन। न्यासा झील डेविड लिविंगस्टोन। न्यू फाउंडलैंड जॉन कैबेट। पश्चिमी द्वीप समूह कोलंबस। प्रशांत महासागर मैगलन। ब्राज़ील पेड्रो अल्वारेज। विक्टोरिया जलप्रपात डेविड लिविंगस्टन। सूडान हेनरिच बार्थ। सौरमंडल कोपरनिकस। हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक। दक्षिणी अमेरिका कोलंबस। दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन। न्यासा झील डेविड लिविंगस्टन। न्यू फाउंडलैंड जॉन कैबेटे। पश्चिमी द्वीप समूह कोलंबस। प्रशांत महासागर मैगलन। ब्राज़ील पेड्रो अल्वारेज। विक्टोरिया झील डेविड लिविंगस्टन। आगे है न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? जॉन कैबेट ने 1947 में। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक 1770। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? नेथेलियल पाल्मेर 1820। चीन की खोज किसने की थी? मार्को पोलो। जापान की खोज किसने की थी? सेंट फ्रांसिस जेवियर। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तस्मान। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तस्मानिया की खोज किसने की थी? तस्मान ने की थी। अरब की खोज किसने की थी? कास्टन नीबूर। ग्रह गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कैप्लर ने। ये जर्मनी के थे 1600 ईस्वी में। सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस। विक्टोरिया जलप्रपात की खोज किसने की थी? डेविड लिविंगस्टन। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? कोलंबस। मंगोलिया की खोज किसने की थी? प्रजेवाल्स्की। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना हमने पहले भी पढ़ा है कि इटली का प्रभुत्व समाप्त हो गया था और अलग अलग यूरोपीय कंपनी अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। इस क्रम में कुछ कंपनियां हमारे यहाँ भी आई। तो देख लेते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले कौन आया। तो हमने इसके पहले ही पढ़ा है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं और कंपनी के रूप में, चूँकि जब वो हमारे यहाँ आते हैं 1498 में, तो हमारे यहाँ आने के बाद वो जो व्यापार करते हैं छोटे स्तर पे और व्यापार करके जो हमारे यहाँ से वो जाते हैं और उस सामान को अपने यहाँ बेच करके 60 गुना मुनाफा कमाते हैं, तो वहाँ के व्यापारी वर्ग में एक अजीब सा उत्साह जग जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ से हम अगर व्यापार करेंगे तो हमारा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी चकाचौंध को देखते हुए पुर्तगाल की अन्य कंपनियां भी हमारे यहाँ, अन्य व्यापारिक वर्ग हमारे यहाँ आकर के व्यापार करने लगते हैं। सरकार का भी ध्यान जाता है और एक कंपनी के रूप में पुर्तगाल सबसे पहले हमारे भारत में आता है और यहाँ व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हमारे भारत में आती है। इस समय के जो तत्कालीन भारतीय सम्राट हैं वो अकबर है। डच 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, डेनिश 1616 में और स्वीडिश 1731 में कंपनी के रूप में भारत में आते हैं। इसी के साथ ये पाठ ख़त्म होता है।